हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी मेरे बर्थडे पे मुझे बहुत 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 प्यारी प्यारी विशेष की हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए हैं और बहुत सारी शुभकामनाएँ भी दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं। आप सभी के कमेंट्स, मैसेजेस, शुभकामनाएँ, ब्लेसिंग्स, जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने मुझे दी है ना, वो मेरे लिए सच में बहुत 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 ज़्यादा प्रीशियस हैं। आपके लिए मतलब आप लोगों का मेरे दिल से आप लोगों के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए कल की बातों को छोड़ते हुए आज की बातों को स्टार्ट करते हैं, यानी कि लव विथ मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लड़कियां विंग को बुली करने लगी थी, यानी कि वो इस बात से जेलस फील करने लगी थी कि एक तो विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऊपर से उसे लान वांग जी का जो ध्यान है वो भी उसी को ऊपर जा रहा है। वो मतलब पूरा का पूरा अटेंशन खींच ले रही है लान वांग जी का, जिसके लिए वो सभी लोग न जाने कितनी कोशिशें कर चुके थे, लेकिन आज तक कभी किसी ने भी लान वांग जी का अटेंशन अपनी तरफ कभी ग्रैब नहीं कर पाए थे वो लोग। इसलिए उन्हें जेलसी होना तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। ऊपर से विंग है भी इतना स्मार्ट, इतना ब्यूटीफुल कि किसी को भी जेलसी होना मतलब एक नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए वो लोग अपनी जेलसी में अब कुछ ऐसा करने लगे थे जिसकी वजह से वो विंग को अब प्रॉब्लम्स में डालना स्टार्ट कर चुके थे। विंग को वहाँ पे वेट क्लोथ्स के साथ छोड़ के वो लोग वहाँ से जा चुके थे। दूसरी तरफ अब सभी लोग कैफेटेरिया में पहुँच चुके थे। वहाँ पे जाने के बाद सभी लोग अपना खाना भी खाने लगे थे, लेकिन आज फिर से वो 3 लोग जो हमेशा अकेले रहा करते थे वो आज फिर से अकेले ही दिख रहे थे, यानी कि उनके साथ कल से जो लड़की बैठ रही थी वो आज उनके साथ नहीं दिख रही थी। हालांकि वो एक ही दिन उनके साथ दिखी थी, लेकिन फिर भी कॉलेज के कुछ लोगों को मानो उसकी आदत सी हो गई हो कि इन तीनों के बीच में एक उस लड़की को होना ज़रूरी था, तभी तो ये ग्रुप कंप्लीट हो रहा था। लेकिन आज वो लड़की नहीं थी, भले ही उसे देखते हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, एक ही दिन हुआ था, फिर भी उन सभी को ऐसा फील होने लगा था जैसे उस लड़की के ना होने से ये ग्रुप अधूरा सा है, उस लड़की का इस ग्रुप में होना ज़रूरी था। दूसरी तरफ आज वेसंग और जैन चैंग भी उस सीट को देख रहे थे जो कि इस वक्त खाली थी। भले ही लैन वांग जी की नज़रें अभी तक उस साइड को नहीं पड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें पड़ती तो मुझे लगता है कि उसे भी कुछ से कुछ फ़र्क तो पड़ता। वेसंग जैन चैंग से पूछता है, क्या आज तुमने उस क्यूट गर्ल को नहीं देखा क्या? तो जैन चैंग वेसांग को आंसर करते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे आज आवाराओं की तरह बाहर घूमते हुए देखा था क्या? तो वेसांग एक वियर्ड लुक देके जैन चैंग से पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो जैन चैंग वेसांग को आंसर करते हुए बोलता है, एग्जैक्टली, अगर मैं बाहर घूमा ही नहीं, अगर मैं क्लास के बाहर निकला ही नहीं तो मैं कैसे किसी और को देखूंगा? और वैसे भी मुझे लगता है कि शायद उस लड़की को आज खाने का मन नहीं होगा, इसलिए वो खाने नहीं आई। ऐसा कहते हुए वो दोनों खाना स्टार्ट कर ही रहे थे कि तभी लैन वांग जी को भी ये नोटिस होता है कि वो लड़की आज पूरे कैफेटेरिया में कहीं भी नहीं है, और देखा जाए तो हमारे अलावा उसे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता, तो अब कौन सी बात है वो यहीं पे आती। फिर भी लैन वांग जी ने अपनी नज़रों को पूरी कैफेटेरिया में घुमा लिया, लेकिन उसको उस लड़की का अता पता कहीं भी नहीं मिला था। वो अपने मन में सोचने लगा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो खाना खाने नहीं आई? क्या उसको लंच नहीं करना था या फिर उसको भूख नहीं थी? लैन वांग जी ने इस बारे में ज़्यादा न सोचते हुए अपने लंच को कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो फूड काउंटर पे चले गया। कुछ ही देर के बाद लान वांग जी फिर से कैफेटेरिया से बाहर निकल चुका था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लान वांग जी का जैसे खाना कंप्लीट हो जाता था वो बिना किसी का इंतज़ार किए हुए ही वहाँ से निकल जाया करता था, और किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात भी नहीं थी। दूसरी तरफ वेसांग और जैन चैंग आराम से अभी तक अपने लंच को कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास यही टाइम होता था जब वो आराम से बहुत मज़े के साथ अपने टाइम को एंजॉय कर सकते थे। क्योंकि क्लास में अगर वो एक और गड़बड़ करते या फिर किसी भी तरीके की गलती करते तो अब कौन सी बात है, उन्हें इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ता। इस वक्त वो इस हालत में नहीं थे कि वो अपनी गलतियों के लिए पछताए या फिर अपनी एक और गलती को अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए वो गलतियाँ करते ही नहीं थे। दूसरी तरफ लान वांग जी था जो धीरे धीरे अपने फ्लोर की तरफ, यानी कि अपने क्लास
जिस फ्लोर पे थी उस तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था और अपने मन में सोचे जा रहा था कि आज उस लड़की ने कैफेटेरिया में आने का कष्ट क्यों नहीं किया। क्या उसको भूख नहीं थी, या वो आज अपने घर से ही अपने लिए लंच लेके आई थी। क्या रीज़न हो सकता है, वो बस सोचे जा रहा था। धीरे धीरे लैन वांग जी के कदम अब उसके क्लासरूम के बाहर आके अटक चुके थे, जहाँ पे उसने देखा कि एक लड़की जस्ट विंडो के सामने ही खड़ी है। वो बिल्कुल वहाँ पे ऐसे खड़ी है जैसे कि वो विंडो से या फिर नीचे झांकने की कोशिश कर रही है, या फिर उस विंडो के सहारे कोई अपना मतलब निकाल रही हो। और ये कहीं ना कहीं सच भी था। वहाँ पे खड़ा था विंग, जो कि इस वक्त अपने वेटेड क्लोथ्स को सुखाने की कोशिश कर रहा था, कुछ तो हवा की मदद से और कुछ उस विंडो से अंदर आती धूप की मदद से। दूसरी तरफ वांग जी था, जो कि ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आज ये लड़की अपने क्लास से बाहर क्यों नहीं आई। सुबह तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में थी, क्या इसका मूड ख़राब है, क्या इसके साथ कुछ हुआ है, या फिर ये आज लंच करने के मूड में नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त वांग जी के मन में आ रही थी। उसने धीरे धीरे कदमों को फिर से क्लास के अंदर एंटर किया, क्योंकि इस वक्त अभी भी लंच ब्रेक चल रहा था, तो क्लास के अंदर कोई आएगा इसका कोई डाउट भी नहीं था, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने पर्सनल टाइम को इतने बुरी तरीके से तो बर्बाद नहीं करेंगे, वो भी क्लासरूम में बैठ के या फिर क्लासरूम में दोबारा आके। वांग जी चुपचाप जाके उस लड़की के बगल में जाके खड़ा हो चुका था, यानी कि विंग के बगल में जाके वो खड़ा हो जाता है और डायरेक्टली वो विंग का नाम लेता है। तो विंग जैसे ही अपने नाम को लान वांग जी के मुँह से सुनता है तो वो टर्न होता है और देखता है कि लान वांग जी उसके सामने खड़ा था। जैसे ही वो टर्न होके लान वांग जी की साइड को देखता है तो लान वांग जी देखता है कि उसके फ्रंट बॉडी यानी कि फ्रंट साइड के जो क्लोथ्स हैं ना वो वेट हैं। भले ही वो थोड़ा बहुत सूख चुके थे, लेकिन फिर भी पानी का दाग आसानी से देखा जा सकता था, क्योंकि विंग की ड्रेस अभी अच्छे से पूरी तरीके से सूखी नहीं थी, और अगर वो सूख भी जाती है तो भी आधा सूखा कपड़ा और आधा गीला कपड़ा दोनों के ही बीच में एक रोलिंग सी हो जाती है, जिससे आसानी से पता किया जा सकता है कि यहाँ पे किसी न किसी चीज़ का दाग है, चाहे वो पानी का ही क्यों ना हो, दाग रह जाता है। अगर पूरी तरीके से कपड़ा भीगा हुआ हो तो अलग बात है, अगर कपड़ा आधा ही भीगा हो तो उसके जिस साइड को सूखा होता है और जिस साइड को गीला होता है, उन दोनों के ही बीच में जो कनेक्शन होता है ना, वहाँ पे रोलिंग आ ही जाती है। उस रोलिंग के थ्रू वांग जी को पता चल रहा था कि विंग के जो कपड़े हैं ना वो वेट हैं। वांग जी एक वरिड लुक के साथ विंग को देखता है और उसको पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, ये सब कुछ मेरी ही गलती थी। एक्चुअली बाय मिस्टेकली मैं उस वक्त अपने वाटर बॉटल को निकाल के पानी पीने लगी थी, जिस वक्त सभी लोग कैफेटेरिया की तरफ आ रहे थे। इसलिए एक लड़की के धक्के से मेरे ऊपर सारा पानी गिर गया था और ये मेरे कपड़े वेट हो चुके थे, और इसीलिए मैं आज क्लास से बाहर भी नहीं आई थी। ऐसा कहते हुए वो वांग जी से नजरें चुराने लगा था। वांग जी को महसूस तो हुआ था कि विंग अपनी नज़रें चुरा रहा है, लेकिन उसको लगा कि शायद विंग इसलिए अनकंफर्ट फील कर रहा है कि वो उसके सामने वेट क्लोथ्स में है, इसलिए वो इस बात को ज़्यादा खींचता नहीं है और विंग के सामने एक पैकेट रख देता है, जिसको देखने के बाद विंग उससे पूछता है ये क्या है। तो वांग जिसको बोलता है, मुझे पता है तुम यहाँ पे हो, तो दैट मीन्स तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। कैफेटेरिया से ज़्यादा कुछ पैक करा के रूम्स में लेके आना अलाउ तो नहीं है, इसलिए मैं सैंडविचेस लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लंच में तो इतने से काम तो चला लोगी ना। ऐसा कहते हुए वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग को ये पहली बार ऐसी फीलिंग हो रही थी कि कोई उसकी केयर कर रहा है। लगभग 6 से 7 साल हो चुके थे उसको अकेले अकेले अपना ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं था कि उसके पास नैनी नहीं थी, लेकिन नैनी भी इतनी बूढ़ी थी कि जिसकी वजह से विंग कभी भी उसको उनको प्रॉब्लम नहीं देना चाहता था, उनसे काम करवा के उन्हें थकाना नहीं चाहता था। ज़्यादातर चीज़ें विंग अपनी खुद ही कर लिया करता था। छोटी छोटी सी चीज़ें, जैसे कुछ भी नॉर्मल सी चीज़ें, शाम के टाइम के चाय नाश्ते की जो चीज़ें होती है वो खुद ही बना लिया करता था। बहुत ज़्यादा काम ही वो नैनी से नहीं कराया करता था, वो खुद ही कर लिया करता था। नैनी तो वहाँ पे बस उसका साथ देने के लिए रहती थी और उसके लिए काफ़ी भी था। लेकिन नैनी के जाने के बाद तो मानो वो एकदम अकेला हो चुका था। हालांकि वो बात अलग है कि विंग की केयर जो अभी तक उसने कभी किसी से नहीं पाया था। उसके कभी कोई फ्रेंड नहीं बने थे, ऑफिस स्टाफ भी उसको एक रिस्पेक्ट से देखता था। घर में
बाहर बाहरी जो सर्वेंट थे वो भी उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते थे, उनके बच्चे भी उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखते थे, कोई भी उसको अपने फ्रेंड की तरह नहीं देखता था। इसलिए विंग को ये पहली बार फील हो रहा था कि उसके फ्रेंड में भी कोई ऐसा है जो उसकी केयर करना चाहता है। और जैसे ही उसने वो सैंडविचेस देखे तो विंग की आंखें कहीं ना कहीं भरने को आई थी, लेकिन इतने सालों से अपने इमोशंस को दबाते दबाते वो आसानी से सीख चुका था कि अब अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे अपनी फीलिंग्स को दबाना है और कैसे अपनी आंखों के आंसुओं को तक सुखाना है। इसलिए उस वक्त तो वो खुद को कंट्रोल कर चुका था। दूसरी तरफ वांगजी था जो विंग के आंसर का वेट कर रहा था, लेकिन विंग के एंड से कोई आंसर ना पाके उसको ऐसा लग रहा था कि शायद विंग को सैंडविचेस नहीं पसंद है। वो विंग से बोलता है, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हम अभी भी कैफेटेरिया में जाके खाना खा सकते हैं, अभी टाइम है, ऑलमोस्ट 15 मिनट तो हैं ही, तब तक मुझे लगता है कि तुम कुछ ना कुछ तो खा ही लोगी। ऐसा कहते हुए वो विंग को पकड़ के बाहर की साइड ले जाने ही वाला था कि विंग उसको रोकते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं सैंडविचेस भी खा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ विंग ने उस पैकेट को अपने हाथ में लिया और चुपचाप अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूरी वो चला ही था कि उसने महसूस किया कि पीछे से दूसरा बंदा उसे फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो मुड़ के देखता है कि वांगजी अपने जगह पे वैसे का वैसा ही खड़ा है। तो वो वांगजी से पूछता है, क्या आप मेरे साथ नहीं खाएंगे? तो वांगजी आंसर करते हुए बोलता है, एक्चुअली मैं अपना लंच कर चुका हूँ, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, लेकिन मैं अकेले इतना सारा नहीं खा सकता। तो वांगजी हंसते हुए बोलता है, तुम लड़कियों की ना यही प्रॉब्लम है, तुम्हें थोड़ा सा खाना भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें सिर्फ 2 सैंडविचेस हैं और मुझे लगता है कि ये 2 सैंडविचेस ही काफ़ी नहीं होंगे तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए। तुम सुबह से भूखी होगी और आगे भी लगभग 2 से 3 घंटा तुम्हें भूखा रहना है। क्या तुम 2 सैंडविचेस भी नहीं खा सकती हो? तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, ऐसी बात भी नहीं है, ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हूँ, लेकिन ये एक मैनर्स होता है, अगर आप खाना खा रहे हो तो सामने वाले को भी पूछ ही लेना चाहिए। खैर अगर आप नहीं खाना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकेले ही खाना खा लूँगी। ऐसा कहते हुए विंग अपनी सीट पर बैठता है और आराम से उन सैंडविचेस को खाने लगता है। सैंडविचेस के अंदर लगी हुई कुछ मेयोनीज भी थी, जिसकी वजह से विंग प्रॉपरली अपने मुंह में उस सैंडविचेस को डाल नहीं पा रहा था और मेयोनीज उसके लिप्स के कॉर्नर पे लगी जा रही थी। बार बार वो अपने फिंगर से उसको साफ करता और उसी फिंगर को लिक कर जाता था। दूसरी तरफ वांगजी था जो धीरे धीरे कदमों से विंग के पीछे पीछे ही चल रहा था और अब वो भी विंग के सामने आके बैठ चुका था। विंग को इस तरीके से खाते हुए देख उसको ऐसा लग रहा था कि उसने लाइफ में पहली बार किसी लड़की को इतनी भुक्कड़ों की तरह खाते हुए देखा है। आखिरकार एक लड़की इतनी चीज़ के साथ, इतनी मेयोनीज के साथ, इतनी हाई कैलोरी वाली जो उसमें सैंडविचेस में चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली थी। स्पेशली चीज़ जो थी ना वो तो बहुत ज़्यादा कैलोरी बढ़ाने वाली थी, लेकिन फिर भी विंग बिना किसी टेंशन के उसको खाया जा रहा था। वांगजी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी कि आखिरकार किसी लड़की को अपने फिगर की टेंशन ना करते हुए डायरेक्टली बिंदास होकर खाना खाते हुए देखा था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी लाइफ में उसने पहली ऐसी लड़की देखी है जिसको किसी बात की टेंशन नहीं है कि उसके फेस पे चबीनेस आ जाएगी, उसकी बॉडी में चबीनेस आ जाएगी और वो आराम से खाई जा रही है। और उसके ऊपर वो एक इतना सा सैंडविच का जो मेयोनीज को तक वो वेस्ट नहीं करना चाहती, वो तो उसको भी अपने लिप के कॉर्नर से साफ कर रही है और उसी फिंगर को लिक कर रही है। वांगजी को ऐसा फील हो रहा था कि मानो उसके सामने बैठी हुई ये लड़की एकदम बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी टाइप है। उसको लग ही नहीं रहा था कि ये 17-18 साल की लड़की है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे 6 से 7 साल के बच्चे उसके सामने खाना खा रही हो, जिसको अपने फिगर को मेंटेन रखने का कोई टेंशन ही ना हो। वांगजी विंग के बीच बीच में इस तरीके से एक्शन से कभी कभार अपने लिप्स से ही, अपने टंग से ही अपने लिप को लिक कर जाना, उसके बाद कभी कभार अपने फिंगर को भी उस मेयोनी के साथ लिक कर जाना, ये सब कुछ देखते हुए वांगजी उसको पूछता है, क्या एक बात मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें टेंशन नहीं होता क्या तुम्हारा फिगर अगर तुम मोटी हो गई तो? विंग आंसर करते हुए बोलता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ मैं कभी मोटा नहीं हो सकता। विंग ने खाना खाते वक्त एक गलती कर दी थी, उसने डायरेक्टली बोल दिया था कि मैं मोटा नहीं हो सकता। तो वांगजी उसको पूछता है, क्या?
क्या कहा तुमने? तुम मोटे नहीं हो सकते, मोटा नहीं हो सकते। तो विंग अपनी गलती समझ चुका था और वो थोड़ा बहुत हकलाते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं बचपन से ही मेरे मॉम डैड ने मुझे एकदम लड़कों की तरह पाला था, जिसकी वजह से मेरी बोलने की आदत भी कभी कभार ऐसी ही हो गई है। वो तो मेरे मॉम डैड के डेथ के बाद मेरी नैनी ने मुझे बताया कि मुझे लड़कियों की तरह बोलना आना चाहिए, इसलिए मेरी आदत काफ़ी हद तक सुधर गई है। लेकिन जब मैं फ्लो में बोल जाती हूँ तो मैं वैसे ही बोलने लग जाती हूँ जैसे मैं अपने मॉम डैड के साथ बोला करती थी। ऐसा कहते हुए विंग अपने नज़र को नीचे झुकाने लगता है। तो वांग जी समझ चुका था कि उसे अपने मॉम डैड की याद आने लगी थी। इस सारी बातों को सुनते हुए वांग जी को एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि विंग के मॉम डैड नहीं है, यानी कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं। तो मतलब वो या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ रहता है या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ रहता है। तो विंग अपने खाने को ख़त्म कर ही रहा था कि वांग जी उसको पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कितने भाई बहन हो? तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, मैं अकेली ही हूँ। तो फिर उसके बाद वांग जी फिर से क्वेश्चन करता है, क्या तुम अपने रिलेटिव्स के साथ रहती हो? तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, नहीं, मेरे मॉम डैड के डेथ के बाद मैं अकेले ही रहती थी। मेरे पास एक नैनी थी जो मेरा ध्यान रखा करती थी, लेकिन 3-4 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई और उसके बाद से मैं अकेले ही रहती हूँ। वांग जी ने जैसे ही ये सुना तो उसको एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसा नहीं था कि मॉम डैड उसके पास भी थे, वो भी बिना मॉम डैड के ही पला बड़ा था, लेकिन उसके पास उसके ब्रदर थे जो कि उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करते थे, उसके साथ एक फ्रेंडली जोन में वो रहा करते थे। ऊपर से अंकल थे जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करते थे अपने नेफ्यूज़ का। मतलब वो अपनी कंपनी को एक पल के लिए छोड़ सकते हैं, अपने पूरे कारोबार को एक पल के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनके नेफ्यूज़ को उनका साथ चाहिए हो, अगर वो किसी मुसीबत में हो या फिर उनके नेफ्यूज़ को उनकी ज़रूरत हो, तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। इसलिए उसने कभी भी अकेलेपन को नहीं सहा था। ऐसा नहीं था कि उनके मॉम डैड के डेथ के बाद सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, लेकिन उसके लिए ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल बनाई गई। उनके ब्रदर ने, उसके अंकल ने उसके लिए हर एक चीज़ वैसी ही की जैसे कि उसके मॉम डैड किया करते थे, और हमेशा उसको ये फील कराया कि चाहे उसके मॉम डैड हैं या नहीं, वो हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे कि अभी तक रहते आया है। उसके मॉम डैड की डेथ भी यही कोई 3-4 साल पहले हुई थी, लेकिन तब तक वो इतना बड़ा हो चुका था कि चीज़ों को समझ सकता था, यानी कि वो एटलीस्ट उस सिचुएशन को तो समझ सकता था कि मॉम डैड का ना होना क्या होता है। और उसके बाद अगर वो समझे या ना समझे, फिर भी उसके पास अंकल और ब्रदर थे, जिसकी वजह से उसे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि वो अकेला है। लेकिन इस वक्त विंग के मुंह से निकलते हुए ये शब्द कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील करा रहे थे कि विंग सच में बहुत ज़्यादा अकेला है, उसको सच में किसी न किसी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद वांग जी फिर से विंग को क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं हैं? तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, मेरे पास कभी इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं फ्रेंड्स वगैरह बना सकूं। और इससे पहले जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे सभी लोग इतने मतलबी थे कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे उनमें से किसी को भी फ्रेंड बनाना चाहिए। वांग जी बोलता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब कौन सी बात है, दुनिया में मतलबी लोग होते हैं तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ रहते हैं। तो विंग बोलता है, शायद मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला, शायद अभी अभी ही इसकी शुरुआत भी हुई है कि मुझे ऐसे लोग मिलने लगे हैं। उसने वांग जी की तरफ एक स्वीट सी स्माइल देते हुए बोला, जैसे कि वो इशारा करना चाहता हो कि तुम उनमें से एक हो जो निस्वार्थ भाव से किसी का भी साथ दे सकते हैं। तो वांग जी को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ में आ चुकी थी और वो भी बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे लोग मिलना शुरू हो ही चुके हैं। खैर, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और मुझे लगता है कि मुझे और तुम्हें अब दोस्त बन ही जाना चाहिए। तो विंग आंसर करते हुए बोलता है, क्या? मुझे तो लगा था कि हम दोनों फ्रेंड बन चुके हैं। तो वांग जी आंसर करते हुए बोलता है, ओके, मेरे लिए ये भी ठीक है। अगर हम दोनों फ्रेंड बन ही चुके हैं तो हम दोनों आज से एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ा देता है शेक हैंड के लिए, और विंग भी अपने हाथ को बढ़ाता है शेक हैंड के लिए और बोलता है, ऑफ कोर्स हम दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, और आप तो मेरे से सीनियर हैं, ऑफ कोर्स सी बात है, आप मेरी बहुत जगह पर हेल्प भी कर सकते हैं। तो वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हें जब भी मेरी हेल्प चाहिए होगी मैं यहीं पे हूँ, तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जब भी हेल्प चाहिए हो तुम बेझिझक मुझसे बोल सकती हो।
और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम अपने नंबर्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वांग जी ने विंग की तरफ देखा तो विंग ने झट से अपने पॉकेट में से अपने फ़ोन को निकाला, अपने फ़ोन को अनलॉक करके वांग जी के सामने रख दिया और वांग जी ने भी बड़े ही प्यार के साथ उसमें अपना नंबर सेव किया और उससे अपने फ़ोन में एक मिस्ड कॉल भी दे दी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। और इसके अलावा ऑल द ट्रबल्स इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट का आज के लिए वेट मत कीजिएगा, क्योंकि कल रात खाना खाते हुए मतलब सारा काम करने सब कुछ होने के बाद बहुत लेट मैंने इस एफएफ को रिकॉर्ड किया था और उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि मैं किसी और एफएफ के लिए रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए आज आप लोग वेट मत कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल से मैं अपने दोनों एफएफ्स को एक साथ प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए चलूँगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।